सरदार शहर में उपचुनाव को लेकर मैदान में कई उम्मीदवार आ रहे हैं। कांग्रेस व बीजेपी अपने उम्मीदवार तय करने में लगी है, वहीं कई नई पार्टियां एवं निर्दलीय भी राजनीतिक जमीन तलाश करने में लगे हुए हैं। सरदार शहर में बसपा, आरएलपी सहित कई पार्टियां मैदान में आएगी, सीपीएम भी मैदान में आएगी। इसके साथ कई निर्दलीय युवा भी है, वो अपनी जोर आजमाइश करेंगे। इसी के साथ सरदार शहर के अंदर है उमेश साहू ने एक बड़ी चर्चा खड़ी कर दी। जब तक चुनाव का ऐलान हुआ ही नहीं था, निर्वाचन आयोग ने तारीखें घोषित की ही नहीं थी, उससे पहले उमेश साहू के होर्डिंग से पूरा शहर पट गया और गांव-गांव और ढाणियों में भी होर्डिंग देखे गए। दीपावली की राम राम सा दीपावली की बधाइयों के साथ साथ है वो चुनावी यात्रा भी उन्होंने शुरू कर दी थी, क्योंकि उनकी होर्डिंग के अंदर जो एड्रेस था वो सरदार शहर विधानसभा था। सरदार शहर विधानसभा के होर्डिंग से समझ में आता था कि निश्चित रूप से उद्देश्य चुनाव है। उमेश साहू काफ़ी युवा है, कौन है, क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं, इसको लेकर उमेश साहू से बात करते हैं। और उमेश साहू कहाँ के निवासी है, कितनी शिक्षा है, तमाम सवालों के जवाब है हम उमेश साहू से लेते हैं। हमारे साथ उमेश साहू है। उमेश जी नमस्कार, राजस्थान की जान में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, और कैसे हो? उमेश जी, ये चुनाव को लेकर आप मैदान के अंदर आए हैं और आपके होर्डिंग भी लगे थे। किसी प्रकार की पार्टी का कोई चिन्ह नहीं था और किसी भी पार्टी का कोई रंग नहीं था कि अंदाज़ा लगाया जा सके। तो आखिर आप चुनाव जो लड़ रहे हैं तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, किस पार्टी से लड़ रहे हैं? नहीं, निर्दलीय, क्योंकि पार्टी एक अलग मसला है। हम निर्दलीय क्योंकि लोगों के बीच में हमारे मुद्दे और विचार लेके जाए। आप सरदार शहर तहसील के बॉर्डर के गांव से आते हैं और सरदार शहर विधानसभा के बजाय आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो नौर लगता है, तो नौर को छोड़कर सरदार शहर को क्यों चुना? क्योंकि उपचुनाव राजस्थान में सरदार शहर है, और रही बात उनको मतलब नौर को और सरदार शहर को अलग अलग मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरी लोकसभा क्षेत्र चूरू आती है, तो मैं चूरू लोकसभा क्षेत्र में मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा लोकसभा क्षेत्र है। लोकसभा क्षेत्र आपका है वो चूरू आता है निश्चित है, और राजस्थान का कोई आदमी कहीं से भी विधानसभा चुनाव लड़ सकता है, इसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन आप यहाँ पे चुनाव लड़ोगे तो आपको क्या लगता है किस प्रकार का जो जनता का प्यार है वो आपको मिलेगा? लोग चाहते हैं, बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों के बीच में मैं गया हूँ, युवाओं से बात की है, बुजुर्गों से बात की है। वो चाहते हैं कि बदलाव हो, मजबूती से जो हमारी बात को लोगों के बीच में लेके जाए, हमारी बात को सुने, शासन प्रशासन से बात करने के लिए उसके मतलब शासन और प्रशासन के बीच में जो सामंजस्य बनाने वाला हो। लोग चाहते हैं, बदलाव चाह रहे हैं। अब की बात लोग बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो चुनाव के जो परिणाम है वो भी बताएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी को वोट नहीं दें, लोग आपको वोट दें, मतलब ऐसा क्यों? कांग्रेस और बीजेपी में वोट इसलिए लोग नहीं देना चाहते क्योंकि 40 साल से जो मैं देख पाया हूँ और जो मैं सुन पाया हूँ, लोगों के बीच में गया, 40 साल से विधानसभा में सरदार सर का मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। इसका कारण ये है कि पिछले 10 सालों से तो राजस्थान विधानसभा सरदार सर का एक भी सवाल नहीं लगा है। ये मैं नहीं कहता, ये डाटा कहते हैं। तो यहाँ लोग चाहते हैं कि भी यहाँ पे हमारी विधानसभा में मजबूती से पैरवी करे, हमारे हक और अधिकारों की मजबूती से बात करे। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। कांग्रेस का आपका कहने का मतलब विधायक घोंगड़ा शर्मा ने विधानसभा में कम बोले, उन्होंने सवाल कम उठाए, मजबूत प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो लोग कांग्रेस के अलावा बीजेपी के लोगों के पास विकल्प हो सकता है। बीजेपी वाले भी कभी लोगों के बीच में जाते नहीं। विपक्ष की भूमिका क्या होती है? विपक्ष की भूमिका होती है कि आप लोगों के बीच में जाइए। लोगों के जो सत्ता पक्ष अगर आपका सही काम नहीं कर रही है, वहाँ के शासन प्रशासन ढुलमुल रवैया अपना रही है, तो फिर आप मजबूती से विपक्ष का काम क्यों नहीं कर रहे? विपक्ष बीजेपी भी मतलब सत्ता पक्ष के साथ मिली हुई है, तो इसमें ये कह सकते हैं कि भी दोनों ही एक ही है। कांग्रेस और भाजपा इनका कहना है कि दोनों ही एक है। सरदार शहर में विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है। यहाँ पे कुछ कॉलेज बंद होने जा रहे हैं और बहुत पुराने यहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस मिट्टी में बहुत शिक्षा की नगरी में अव्वल था, आज सबसे पिछड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़, संभाग का सबसे बड़ा जंक्शन पॉइंट बनता है। यहाँ हर एक चीज़ की सुविधा होनी चाहिए थी। मैं हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में मतलब ये कह सकते हैं कि गांव में उससे
CSC PSC अच्छे हैं। ये तो तहसील हेडक्वार्टर का अगर छोटा सा अगर कोई बात हो जाए तो उनको चूरू रेफर करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के भामाशाहों ने इतना सब कुछ देने के बाद में राजनीतिक संरक्षण ना मिलना भी एक बड़ा कारण रहा है। चिकित्सा व्यवस्था की बदतर हालत है बता रहे हैं, हालांकि मीडिया में भी लगातार ये इशू हर दफ़ा रहता है। और क्या सरदार सर के मुद्दे हैं? गांव से मतलब ये मान के चलो कि 70 साल तो मतलब अब पीछे क्या रहा, लेकिन आज तक रोड की कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। गांव से अगर शहर में आए तो कनेक्टिविटी अगर 4-5 ये जो मतलब राज्य की परियोजना है या राष्ट्रीय परियोजना है, उन परियोजना के तहत रोडें निकली हुई है। बाकी गांव से गांव तक कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है। उस साइड मतलब लोगों को आज तक 2012 से भरे हुए जो डिमांड नोटिस है, आज तक बिजली कनेक्शन नहीं मिला कुओं पे। तो ये यहाँ के प्रशासन और साथ में ये सत्ता और विपक्ष दोनों का खेल की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। चूरू जिले में सिंचाई के मामले में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल है और यहाँ के लोगों की भी फाइलें सबसे ज़्यादा पेंडिंग है। ये मुद्दा आपका वाजिब है, लेकिन सड़कों की कनेक्टिविटी जैसा मतलब यहाँ सरकार सर कमज़ोर है ऐसा मैं नहीं लगता। फिर भी अगर कहीं कमज़ोर है तो आप सुधार पाएंगे। आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप MLA बनते हैं तो कौन सी पार्टी के साथ जाएंगे? मैं कोई पार्टी के साथ नहीं जाऊँगा, मैं लोगों के काम पे ध्यान दूँगा, मैं लोगों के साथ जाऊँगा। पार्टी से तो फिर वही बात होगी कि क्योंकि पार्टी अपनी एक आइडिया उनकी एक सीमित होता है। मैं सीमित नहीं रहना चाहता, मैं ये लोगों के साथ घुलना मिलना चाहता हूँ, मैं लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। तो मैं पार्टी में अभी कोई मेरा पार्टी में जाने का कोई स्टैंड नहीं है, मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा। मैं बिकूँगा नहीं औरों की तरह, मैं लोगों की तरह लड़ूँ और लोगों के लिए लड़ूँगा, अड़ूँगा, हर काम के लिए मैं आगे खड़ा मिलूँ। आपने कहा कांग्रेस और बीजेपी ने यहाँ है वो संघर्ष नहीं किया, तो आप भी है अचानक से मैदान के अंदर आ गए और पोस्टर बॉय के रूप में आपको जाना जा रहा है। होर्डिंगों की वजह से आपकी पहचान हो रही है, जगह जगह आपके पोस्टर लगे हुए हैं, तो एक हाई प्रोफाइल आपका प्रचार देखने को मिल रहा है। लेकिन संघर्ष आपका भी सरदार सर में देखने को नहीं मिला। मेरी लोकसभा, मैंने पहले एक बताया था, अभी मेरी लोकसभा क्षेत्र ये है। मेरा आप बैकग्राउंड उठा के देख सकते हो। मैं जहाँ रहा हूँ वहाँ मैं लड़ाका रहा हूँ, मैं लड़ता रहा हूँ, मैं लोगों के लिए हर एक काम के लिए लड़ा हूँ, चाहे वो बीमा क्लेम के लिए हो, चाहे पेयजल के लिए हो। मेरे पे आज भी 8 मुकदमे हैं लोगों के। मेरे पास कोई चोरी डकैती के मुकदमे नहीं है। मैं 8 मुकदमे जो लगे हैं वो जनता के लड़ते हुए मुकदमे लगे हुए हैं। मैं आज भी जाता हूँ तो मैं लोगों के लिए, मेरी लोकसभा क्षेत्र है। और रही बात यहाँ की, तो मेरी मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि भी यहीं से है। और आप कहते हो कि बाहर ही रही है, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। आप क्या लेके आए हो जनता के पास, आपके पास क्या मुद्दा है, उस पर बात कीजिए। क्योंकि मुद्दा हमारा नहीं है, मतदाताओं को मतलब इस प्रकार की बातें रहती है। हालांकि आप चूरू लोकसभा से हैं, राजस्थान का कहीं का भी कोई व्यक्ति कहीं चुनाव लड़ सकता है, ये उसका अधिकार है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। और आपने कहा कि आपने संघर्ष किया है, जनता की लड़ाई लड़ते हुए 8 मुकदमे भी आपने खाए हैं, तो राजनीतिक अनुभव आपका क्या है? राजनीतिक अनुभव में छात्र जीवन में मतलब छात्र संघ अध्यक्ष रहा। कहाँ के? नौर से। उसके बाद में मैं निरंतर किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की हर एक आंदोलन, हर एक मतलब कोई भी इशू हुआ उसमें मैं आगे खड़ा मिला हूँ। और राजनीतिक तो क्या है कि जब जनता के बीच में जाओगे तो अपने आप सिखा देगी राजनीतिक, क्योंकि आप अच्छे काम करो, आपका विजन अच्छा होना चाहिए, आप में आबरू नहीं ओढ़ के रखना चाहिए कि भी मैं ये करता हूँ। सच के साथ जाओ, लोग आप एक्सेप्ट भी करेंगे, आपको मदद भी करेंगे, और आपके साथ भी खड़ेंगे, और आपके साथ चलेंगे। लोगों का ज़्यादा भारी का मुद्दा ये होता है, यहाँ के जो मतदाताएं हैं या जो लोगों को भारी का मुद्दा जो परेशान करता है वही होता है कि कोई उम्मीदवार आया, हम उसके साथ हुए, हम उसको वोट देते हैं, उसके लिए अन्य उम्मीदवारों से भी है वो एक दुश्मनी लेते हैं, उनकी नज़र में आते हैं। तो उम्मीदवार अगर जीत जाए या हार जाए तो वो तो हमें छोड़ के चला जाएगा, ये भारी मुद्दा है। वो मतलब परेशान करने वाली बात ये होती है। देखो जी, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँ, मैं आखिरी सांस तक, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं, मैं साथ खड़ने वालों में, और मैं जाऊँगा नहीं। मैं ये मतलब वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँ। मैंने आपको ये पूछा कि अगर आप जीतते हैं तो किस पार्टी के साथ जाओगे। मैं अब ये पूछता हूँ, अगर आप हारते हैं, आपको जो भी वोट आते हैं, उन मतदाताओं की लड़ाई लड़ने के लिए क्या आप हारने के बावजूद भी सरदार सर में टिके रहेंगे? मैं परमानेंट विपक्ष हूँ। मैं ये कह दिया, मैं परमानेंट विपक्ष तो परमानेंट हूँ, और सत्ता पक्ष के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। सत्ता भी कोई दूर नहीं है। अगर साथ सबका रहा और हम सभी लोगों के बीच में जा पाए तो सत्ता भी हमारे से दूर नहीं है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं बदलाव।
लोग बदलाव चाह रहे हैं, कौन सी सत्ता का इंतजार कर रहे हैं? लोग ये चाह रहे हैं कि जिस कलम से हमारा काम होता है और इस स्टेट की सबसे बड़ी सदन है, वहाँ जाके हमारी मांग रखे। आज तक सरदार सर को लोगों ने एक अलग नज़रिए से देखा। अगर हमें मौका देती है तो सरदार सर में कुछ अलग देखने को मिलेगा। और 1 साल का समय मांगते हैं और 1 साल में वो करके दिखाएंगे जो पिछले 40 साल का वनवास था उसको काट। आपको नहीं लगता यहाँ भंवरलाल शर्मा है, काफ़ी दिग्गज नेता रहे हैं, अनिल शर्मा उनके पुत्र है, वो भी उनके हाथ बटाते हुए रहे हैं। भाजपा से अशोक पिंचा ने भी भाजपा को शून्य से शिखर तक ले आए। पंचायत समिति में भी उन्होंने बोर्ड बनाया, नगर पालिका में बोर्ड बनाया। तो दोनों यहाँ पे स्थापित पार्टी हैं। इन दोनों को पछाड़ कर है वो आप निर्दलीय के रूप में काफ़ी कम उम्र के हैं। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इस बच्चे के तो दूध के दांत ही नहीं टूटे हैं, ये कहाँ इतनी बड़ी लड़ाई के अंदर आके लड़ाई लड़ना चाह रहा है। तो आखिर क्या माजरा है? क्या आपको लगता है कि आप इसे फतेह कर पाएंगे? एक छोटा सा इसी में है कि जब भगत सिंह 23 साल का देश के लिए कुछ कर सकता है, वो पढ़ के, वो लोगों के बीच में जाके तप के, तो फिर बच्चा नहीं हो सकता। क्योंकि राजनीति और अनुभव किसी मतलब उम्र की मोहताज नहीं है। आप कितना अच्छा करते हो ये इशू रहता है। दूसरा विषय आपने ये बताया कि भी यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नहीं थे। दिग्गज जो होते हैं, जो मतलब जिन्होंने जनमानस के लिए काम किया, या जनमानस के लिए काम नहीं किया। स्वर्गीय हमारे भंवरलाल जी, उनका काम करने का अलग स्टाइल था, वो स्टाइल नहीं अपनाना चाहते। अब क्योंकि वो चले जाने के बाद में मैं उनको सम्माननीय मानता हूँ, क्योंकि वो राजनीतिक विषय है। लेकिन उनके जो सपुत्र है अनिल जी, उनको सिंपैथी के नाम पे वोट मांगने की कहाँ जरूरत है? ये मैदान में मुद्दे पे बात कीजिए। आप राजनीति कर रहे हो, मुद्दों पे कीजिए। आप सिंपैथी का कार्ड क्यों खेल रहे हो? किस चीज़ की सिंपैथी? भरे पूरे परिवार को छोड़ के गए हैं भंवरलाल जी, तो हमारे लिए भी सम्मानीय व्यक्ति थे, क्योंकि इस दुनिया में रहे नहीं। लेकिन आप सिंपैथिक नहीं, मुद्दों पे बात कीजिए। और विपक्ष बीजेपी है, बीजेपी में तो अंदरूनी कला इतनी है कि वो इसके पीछे भाग रहा है, वो उसके पीछे भाग रहा है, तो उनका तो खुद का ही गणित बिगड़ा हुआ है। अनिल जी ने तो हालांकि अभी वोट मांगने शुरू ही नहीं किए हैं, पार्टी ने भी उन्हें उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया। उनके समर्थक है या उनके चाहने वाले हैं या राजनीतिक चर्चा करते हैं, जो जिन लोगों की रुचि रहती है, उनका कहना है। हालांकि किसी परिवार का अगर दिग्गज कोई चला जाता है तो एक जनता की सिंपैथी होती है और सिंपैथी के आधार पर लोगों का जुड़ाव भी रहता है। इस मामले में काफ़ी चुनाव भी आप देख रहे हैं, ज़्यादातर चुनाव है उनके परिजनों ने जीते भी हैं, चाहे वो मास्टर भंवरलाल हो या कोई भी चुनाव रहे हों। और विधायक भंवरलाल शर्मा भी लगातार लड़ते रहे हैं, यहाँ के वो 7 बार विधायक भी रहे हैं। तो वो मुद्दों पे ही उन्होंने चुनाव लड़ा? नहीं, मुद्दों पे नहीं है वो। अगर क्योंकि राजनीति है, राजनीति की अलग विषय है। उन्होंने लांग की राजनीति की थी, वो राजनीति नहीं है। राजनीति होती है लोकनीति, लोगों के द्वारा आप क्या कर सकते हो, लोगों के लिए क्या कर सकते हो, वो है राजनीति। वो राजनीति नहीं थी, तो वो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ चलेगी। क्योंकि अब युवा अलग चाहता है, अब युवा चाहता है कि यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं और इन पे बात की। हालांकि भंवरलाल जी 7 बार चुनाव जीते और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, उसको नकारा नहीं जा सकता। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि उन्होंने विकास तो नहर भी के मामले में उन्होंने काम किया, सड़कों के मामले में उन्होंने काम किया, चिकित्सा का हालांकि मुद्दा है वो लड़ाई लड़ते रहे, इसमें सरदार सर को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरदार सर के वंचित बड़े मुद्दे हैं वो आप चुटकी में सुलझा देंगे? 1 साल का समय है जी, झूठे वो तो नहीं कर सकता, बिखाड़े नाड़े लेके आ जाऊँगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 1 साल के बाद में है ना जी, यहाँ के प्रशासन को भी काम करना पड़ेगा, यहाँ पे शासन को भी काम करना पड़ेगा और सुधार कर सकता हूँ। आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, आप जीतते हैं तो भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आप सत्ता के साथ जाने की बात नकार रहे हैं, सत्ता के साथ नहीं जाएंगे। अगर हारते हैं तो भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो क्या ये माने कि जो उमेश साहू है वो अगला विधानसभा चुनाव है वो लगभग 12 महीने बाद होना है, तो लगातार संघर्ष करता हुआ दिखाई देगा, चुनाव का रिजल्ट चाहे कुछ भी आए? हाँ, मैंने ये कह दिया ना, मैं यहाँ का परमानेंट विपक्ष हो गया। मैं हर एक व्यक्ति की हर बात के लिए हर जगह खड़ा मिलूँगा, तो मैं परमानेंट विपक्ष हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। परमानेंट का विपक्ष का मतलब यही समझे कि अगर आप हारते हैं तो विपक्ष स्वतः हो जाते हैं और जीतते हैं तो सत्ता के साथ सत्ता के साथ नहीं जाऊँगा। क्योंकि देखो, सत्ता के पास तो जाते आपको गुलामी की लाइन में लगना पड़ेगा। गुलाम तो ऑलरेडी पहले ही थे,
गुलामी से निकाल के लोगों ने जब इतना प्यार प्रेम दिया है तो उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि लोगों से बड़ा, जो जनमानस से बड़ी कोई पार्टी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि लोगों के द्वारा ही आप उस जगह पहुंचते हो। आपको लगता है ऐसा कोई नेता है जो जीतने के बाद में हमेशा है वो विपक्ष में रहा हो, सत्ता के साथ नहीं गया हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि सत्ता और विपक्ष, उसका सत्ता का एक अलग काम होता है, विपक्ष का एक अलग आता है। लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं है कि विपक्ष में आदमी काम करवाना चाहे, काम नहीं होता। मैंने सत्ता पक्ष से ज़्यादा काम होते हुए देखिए। आरकेजे के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको पहली बार देखेंगे और मुझे लगता है कि राजनीति के लिहाज से सरदार सर विधानसभा क्षेत्र में आपका पहला इंटरव्यू है, तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं किसान परिवार से, और मेरा बड़ा भाई फौजी है। मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ, और मेरी संघर्ष जो जीवनी रही है वो मेरी लड़ाका की रही है, इसलिए मैं लड़ाका ही आखिरी दम तक लड़ाका बन के रहना चाहता हूँ। एक संघर्ष करने की छवि रही है, हालांकि बताया जाता है कि आपने कुछ समय तक कॉमरेडों के साथ मिलकर भी है वो संघर्ष किया था, उनसे भी बहुत कुछ सीखा था। हाँ, मेरी विचारधारा है वो है अम्बेडकरवादी, यूनियनिस्ट, वर्ग सचेतक कम्युनिस्ट, मतलब अम्बेडकरवादी, यूनियनिस्ट, वर्ग सचेतक, कामरेड। मतलब जो लड़ाका होता है वो कामरेड होता है, वो ये नहीं होता कोई पार्टी है। लेकिन मैं कामरेड रहा हूँ, क्योंकि मैंने लड़ाइयाँ लड़ी है, तो मेरे को वहीं से सीखने को मिला है। बहुत से मेरे साथी है, उन्होंने कुछ चीज़ें उनसे सीखी है, कभी किसी और से सीखी है, तो मैं विचारधारा मेरे लिए। अभी आप जो है वो चुनाव कॉमरेड की जो पार्टियां हैं उनसे आप नहीं लड़के निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो उनसे दूरी बनाने का क्या करना? नहीं, विचार देखो, बताऊँ क्यों। आप मतलब पार्टी की सिंबल में लड़ते हो और एक इंडिपेंडेंट लड़ते हो, उसका अलग स्वाद है। क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ते हो, आपको कोई रोकने, आप जनता के बीच के जनता की बात को अच्छे से सुन पाते हो, जो करना है वो जनता के फैसले के मुताबिक कर सकते हो। वरना पार्टी की एक गाइडलाइन रहती है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते, ये रहता वो रहता। कुल मिलाकर ये समझा जाए कि आप है वो किसी सुप्रीमो के नीचे काम नहीं करना चाहते, आप अपने सुप्रीमो खुद रहना चाहते हैं। नहीं, सुप्रीमो नहीं कह सकता, क्योंकि अगर सभी एक कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक होता है तो साथ होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों से अपने को, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों में वो भ्रष्ट लोग हैं, वो सत्ता के चासड़ू लोग हैं, जो लोगों को बात ही नहीं करते, न शासन से न प्रशासन से। तो राजस्थान में ऐसा कोई गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कांग्रेस और बीजेपी के लिए विभिन्न दल एक मंच पर आकर अपने अपने उम्मीदवार एक खड़ा कर दें? भविष्य लग रहा है, और हम भी चाहते हैं कि भी राजस्थान में तीसरा फ्रंट मजबूती से बने, और लोगों, क्योंकि जब तक तीसरा फ्रंट नहीं बनेगा, जब तक ये राजस्थान दिल्ली के दरबारों से चलेगा ना, तब तक यही हालात रहेगी। जब राजस्थान में रीजनल पार्टी बनेगी तो राजस्थान का भला होगा, और मैं ये चाहता हूँ कि छोटे छोटे दल हैं वो सभी एक मंच पे आना चाहिए, और तभी राजस्थान का भला हो पाएगा। काफ़ी क्षेत्रीय पार्टियां भी रही हुई है, आरजेडी रही है, ममता की पार्टी रही है, जयललिता की पार्टी रही है, क्षेत्रीय पार्टियां ने बहुत सारी जगह शासन किया है, तो क्या उन्होंने वहाँ का कायाकल्प कर दिया? कोई समस्या नहीं है? देखो, एक मेरे नज़दीक में पंजाब है जी, हरियाणा है, जहाँ जहाँ रीजनल पार्टी हुई है ना, वहाँ दिल्ली को, मतलब दिल्ली से नहीं चलती सरकारें, और वहाँ ना दिल्ली को जवाब देना पड़ता है, वहाँ जनता को जवाब देना पड़ता है। चाहे आप मतलब चौधरी ताऊ देवीलाल का शासन कार्य देख लो, चाहे सरदार प्रकाश सिंह बादल का कार्यकाल देख लो, अच्छा रहा है। उनमें लोगों को बिजली फ्री गई है, लाइट, मतलब क्योंकि रीजनल पार्टी का उसको दिल्ली में प्रभाव नहीं रहता। दिल्ली है ना, वो राजस्थान में फिर हस्तक्षेप नहीं करेगी, इस वजह से दिल्ली से नहीं चलना हमें, दिल्ली हमारे से चले, ये बड़ा विषय। निश्चित रूप से दिल्ली है वो एक मतदाता से ही चलती है, पूरा भारत एक है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि अगर क्षेत्रीय दल होते हैं उनको केंद्रीय पार्टियों को जवाब नहीं देना पड़ता, वो अपने फैसले खुद लेती है, लेकिन बजट दिल्ली का भी महत्वपूर्ण होता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का कहना है कि आप जीतने नहीं, किसी को हराने आए। नहीं, मैं किसी को हराने क्यों आऊँ, मुझे क्या मिलेगा? मैं खुद जीतने आया हूँ। अब
कि लोग क्या क्या फैक्टर बनाएंगे ये अपने लिए विषय नहीं है, क्योंकि आप सही हो तो आपको गवाही देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्त अपने आप गवाही देगा। इसलिए मैं इन बातों को नहीं मानता, क्योंकि हराने का मतलब मेरा ये है कि मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी के वोट पे काटता है, चाहे निर्दलीय लड़ता है या किसी छोटे दल से लड़ता है, तो दो बड़े दिग्गज जो अपने आप की फाइट मानते हैं उनमें से एक उम्मीदवार ये मानता है कि मेरे वोट ये काट रहा है, तो उसको मतलब एक्स पार्टी है वो पोषित कर रही है, वो प्रायोजित है। तो इस मामले में आप स्पष्टीकरण दें। पहले तो ये बताइए कि ऐसा काम ही क्यों कर दिया जो आपको आपके वोट कट रहे हैं। काम अच्छा करो, वोट नहीं कटेंगे। और एक्सपोज की तो आप मुझे एक्सपोज कीजिए, कहाँ से मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप पूरा करिए आप, क्योंकि आप घूम रहे हो, आपको देख रहे हो, करिए, मुझे जहाँ मिले वहाँ साबित कीजिए। मैं हूँ, मैं अपने स्तर पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं किसी के मतलब प्रायोजित नहीं हूँ, क्योंकि मैं लोगों के साथ विजन पे जा रहा हूँ, मैं मुद्दों पे जा रहा हूँ। अब मैं राजनीति को भी मेरी कोशिश है और मैं प्रयास भी करूँगा और मैं पूरा प्रयास में सफल भी हूँगा। मैं ये लोगों को चाह रहा हूँ कि लोग अब की बार ये जो धार्मिक, जाति, धर्म, सिंपैथी ये नहीं, मुद्दे पे बात कीजिए। आप क्या किए, आपके पास विजन क्या है। अब अगर शहर के हालात देखिए, शहर में मतलब कोई भी ऐसी रोड नहीं है जिसको अच्छे तरीके से बना रखी हो, नाली पानी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। क्या किया इस शहर के लिए लोग? ठीक है, इस शहर के जो दानवीर लोग थे उन्होंने इस मिट्टी को खूब दिया है, उनकी वजह से ये शहर बना है। न तो इस शहर को बहुत पहले इतना डेवलपमेंट हो जाना था, क्योंकि 24 सीटों के बीच में 3 पार्लियामेंट के बीच में आता है और सारी कनेक्टिविटी का जंक्शन पॉइंट बनता है, लेकिन कभी किया ही नहीं। नहीं माना यह जा रहा है कि आप हनुमान बेनीवाल है, बसपा है, कॉमरेड है, जितने भी क्षेत्रीय जो मतलब तीसरे दल है उनसे संपर्क कर रहे हैं कि आप निर्दलीय के रूप में लड़े और वो आपको समर्थन दे तो आप कांग्रेस और बीजेपी को हरा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रयास आप द्वारा किए जा रहे हैं। देखो चुनाव मैंने कहा कि मैं कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ, बाकी तो क्योंकि वो भी लड़ाके है, ऐसा नहीं है, और उनकी भी एक आइडियोलॉजी अच्छी लग रही है, तो इसलिए सबको बोलते भी एक मंच पे आओ, क्योंकि वो भविष्य के गर्भ में है। पार्टी तो मैं हूँ नहीं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग फैसले हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या मतलब आगे विजन रहेगा, वो तो उनका फैसला है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि कांग्रेस बीजेपी के सामने मजबूती से पेश आए और हम मजबूती से लड़े। उमेश जी, एक सवाल ये भी आता है कि आपका जो हाई प्रोफाइल प्रचार हुआ है, सरदार संघ इतना प्रचार कभी किसी ने नहीं देखा। होर्डिंग वॉर में तो आप जीतते हैं, जो मतलब बड़ा होर्डिंग वॉर रहा है, आपने गांव-गांव ढाणी-ढाणी होर्डिंग लगाए हैं इतना बड़ा। तो एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो प्रचार है वो बड़ा प्रचार लग रहा है, जैसे किसी बड़ी कंपनी चुनाव लड़ रही है। तो आखिर वो कंपनी क्या है जो मतलब इस प्रकार से तूफानी प्रचार हो रहा है, इसका क्या राज है? इसमें बताऊँ, इसमें है बहुत अच्छे अपने 8 साल के रिश्ते। इसमें बहुत मतलब वो लोग खड़े हैं साथ जिन्होंने कभी ये नहीं कहा भी पीछे मुड़ के, कि भी उन्होंने सबने ये कहा कि आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। कंपनी कौन सी कंपनी है? हम हैं, युवा साथी है, सब लड़ रहे हैं। प्रचार उनका एक जो 30-30 के लिए उसी हिसाब से प्रचार हुआ है। सब कुछ भारत में एक मुहिम चली थी, 1 ईंट 1 रुपया। वो मुहिम काफ़ी सफल भी हुई थी। राम मंदिर की लड़ाई भी एक बड़ा मुद्दा बनी थी। उस लड़ाई को बीजेपी ने आगे होकर लड़ा था और उसका फ़ायदा भी बीजेपी को मिला कि बीजेपी पिछले 2 चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ तूफानी गति से भारत पे राज कर रही है और सीटों एकदम भरमार सीटें आ रही है। तो बताया जा रहा है कि आपकी भी वही नीति रही है, आप भी चाहते हैं कि 1 वोट 1 रुपया आपको मिले ताकि सबको लगे कि हम उमेश को चुनाव लड़ा रहे हैं और उमेश को वोट भी दे रहे हैं। तो ये रणनीति है वो कितनी सही है? देखो, वोट तब देवीलाल जी ने कहा था कि वोट के साथ 1 नोट चाहिए। मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि आप वोट के साथ 1 रुपया दीजिए, उससे मुझे हौसला मिलता है कि आप मुझे ये चाहते हो कि तू इस बाउंडर के बीच में खड़ा रहे और इनके खिलाफ लड़ता रहे। इसलिए मैंने अपील की है, क्योंकि मैं मध्यम परिवार से आता हूँ, किसानी मेरी है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सबके सहयोग से ही मैं उस वजन को उठा सकता हूँ। तो सब प्यार दे रहे हैं, इसलिए मैंने ये मुहिम शुरू। तो आपके विपक्ष का जो आप बता रहे हैं कि आप हमेशा के लिए विपक्ष रहेंगे, चुनाव हारे या जीते हमेशा सरदार सर लोगों के बीच रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने ये कहा कि मैं सत्ता पक्ष के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि कुर्सी है,
विपक्ष तो परमानेंट हूँ ही। विधानसभा में तो विपक्ष ही रहेंगे ना। अब भी हाँ 1 साल हो सकता है, आगे क्या संभावना है, मतलब कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ हो सकता है कुछ अच्छा बन जाए, इस राजस्थान को कुछ नई दशा और दिशा मिल कोई जाए। थर्ड फ्रंट की सरकार आएगी तो आप साथ आ सकते हैं। हाँ जा सकते हैं, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी भी है, उसमें एक बैठ के एक राजस्थान का कैसा भला हो उस पर बात करने के लिए बुलाए, तो क्यों नहीं जा सकते। तो संघर्ष करने वाले एक लड़ाके का एड्रेस क्या होगा? खेती और किसानी। खेती और किसानी है वो बात आप कर रहे हैं संघर्ष की, तो सरदार शहर के लोगों के बीच में आप आए हैं, तो आपका कार्यालय कब तक सरदार शहर के अंदर खुल जाएगा जिसमें लोग परमानेंट अपनी समस्याओं को लेकर आ सके? समस्याएं मजदूरों की, ऑटो चालकों की, रेडी वालों की, किसानों की बहुत सारी समस्याएं होती है। बिजली को लेकर सरदार शहर के अंदर वाकई में बड़ा मुद्दा रहता है। किसानों को समय पर कनेक्शन नहीं मिलते, और कनेक्शन मिल जाए तो सामान नहीं मिलता, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। तो उसके लिए वो लोग आपसे कहाँ संपर्क करेंगे? मैं रोड पे और मैं सरदार सर की रोड पे मिलता हूँ। अगर कभी रात को आप आगे देखो तो ऑटो वाले और कोई जितने भी है ना, मैं सबसे रात को मिलता हूँ, तो मेरा एड्रेस रोड पे मिलेगा, आपको कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है। हर तीसरे कदम में आपको मेरे से संपर्क हो जाएगा, इसलिए जगह मोहताज नहीं है। अब मैं यहीं रहूँगा और यहाँ रोड पे मिलूँगा। उमेश साहू है वो रोड पर मिलेंगे आपको, कभी भी है आप इनसे संपर्क करते हैं। इनका कहना है कि मैं रोड पे मिलूँगा और मेरे वो जो है मिलने के लिए एड्रेस है वो कोई मोहताज नहीं है एड्रेस का। तो लगातार आपने कैंपेनिंग शुरू कर दी है, लोगों से मिलना शुरू कर दिया? हाँ, लोगों से मिलना शुरू कर दिया है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का खूब प्यार मिल रहा है और लोग जा रहे हैं। तो ये थे युवा नेता उमेश साहू जो हॉर्निंग वॉर में तो जीत गए हैं। अब देखना है निर्दलीय के रूप में ये कहाँ तक स्कोर कर पाते हैं। हालांकि इन्होंने बड़े सपने लिए हैं और बड़ी यात्रा शुरू की है, और मंजिल इनको कहाँ तक मिलती है और कितना ये रास्ता तय कर पाते हैं और जनता का कितना प्यार इनको मिल पाता है, ये नतीजे ही बताएंगे। आप चुनावी खबरों के लिए, हर प्रकार की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए RKJ न्यूज़।